नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल अपन ने राणा सांगा की पूरी स्टोरी देख ली थी, सुन ली थी कि कैसे उसका उत्तराधिकार संघर्ष चला, कैसे बाबर के साथ में संघर्ष चला, ये सारी चीजें। लेकिन मैंने कहा था कि नोट्स जो है अगली क्लास में बनाऊंगा, और सिर्फ कहानी सुनने से काम नहीं बनेगा, नोट्स होने चाहिए पास में, ताकि वो जो कहानी है वो हमेशा के लिए जीवंत रहे। जब भी उन नोट्स को आप पढ़ो तो आपको पूरी स्टोरी वापस याद आ जाए, और प्रश्न जो है वो आपके गलत नहीं हो। क्यों, कहानी को कब तक याद रखोगे? आखिर में लिखा हुआ होगा, व्यवस्थित ढंग से पढ़ोगे, टाइम दोगे तो याद रहेगा। तो आज वही है नोट्स मेकिंग पैटर्न अपना फिर से, लेकिन बीच बीच में वापस आपको मैं समझाऊंगा चीजें कि कैसे क्या है, याद कैसे रखना है, वगैरह वगैरह। साथियों, जो टेस्ट सीरीज के लिए बात चल रही थी और काफी सारे विद्यार्थी अधीर हो गए हैं, सर कब आ रही है। कुछ विद्यार्थी पूछे, सर 51 रुपए एक टेस्ट के हैं क्या, या उसके हैं, कैसे आएगी? अरे एक टेस्ट के लेने होते तो फिर मैं ये करता ही क्यों? एक टेस्ट का नहीं है, राजस्थान से संबंधित जितने भी टॉपिक आएंगे आपके, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री, और इसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, प्रश्नों की कोई लिमिट नहीं है। जहां पे 60 बनते हैं वहां 60, जहां 120 बनते हैं वहां 120, जहां 150 बनते हैं वहां 150 प्रश्न। मेरा मकसद है कि प्रश्न विद्यार्थियों का एक भी न छूटे, और यदि बिल्कुल दम लगा के तैयारी करते हैं, और आर्थिक भार तो है ही नहीं, 51 रुपए सिर्फ मात्र सहयोग शुल्क लागत मूल्य है। वो भी क्या है कि थोड़ा सा ऐप का मेंटेनेंस निकालने के लिए, ताकि जो है लंबे समय तक सुविधा दी जा सके। कोई वैलिडिटी कुछ भी नहीं रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। करो प्रैक्टिस धुआंधार। मेरा मकसद जो है, अब क्रांति कैसे आती है वो आप देखोगे कि कैसे आती है। अब ये जो है कोई लड़कों को विश्वास नहीं हो रहा, सर 51 रुपए में इतना कैसे दोगे? आज की तारीख में कोई नहीं दे रहा। तो आज की तारीख में आपको कोई पूरा बैच फ्री पढ़ा रहा है क्या? यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो बता देना, और यदि पढ़ा रहा है तो वास्तव में अप्रिशिएट करने लायक है। मैं खुद उसे अप्रिशिएट करूंगा कि वास्तव में कोई ऐसा समर्पण, मतलब नियमितता के साथ में करे। तो क्योंकि विद्यार्थी जब आस बांधते हैं तो फिर हमारे लिए जो है थकने, बैठने, आराम करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। हमें तो है बिल्कुल रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह निरंतर भागना होता है, क्योंकि हम यदि रुक गए वहां बीच में तो जिन विद्यार्थियों की आस जुड़ी हुई है वो क्या करेंगे? तो इसलिए मतलब नियमितता बहुत बड़ी चुनौती होती है, और ये चुनौती जो है वो भी सारी चुनौतियां स्वीकार है। विद्यार्थी बिल्कुल साथ दे रहे हैं तो कोई डर है ही नहीं। और मात्र 2 दिन के अंदर, अब बता रहा हूं आपको, ये जब क्लास आप देखोगे उसके मात्र 2 दिन के अंदर आपके प्रैक्टिस मैं शुरू करवा दूंगा, और उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा आपको कैसे मतलब ज्वाइन करना है, टेस्ट कैसे, ये सब प्रोसेस रहेगा। ऐप जो है टेस्टिंग में से लगभग आ चुका है, फाइनल टच चल रहा है, दे दूंगा आपको 2 दिन के अंदर। फिर वो जो है धुआंधार प्रैक्टिस आपकी। और टॉपिक वाइज इसलिए रखा है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, मान लो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जहां से भी पढ़ना है पढ़ा, उसके बाद में आपके प्रैक्टिस हो जाए, पूरे के पूरे प्रश्न आपके सामने आ जाए। देखो, मेरा समर्पण पूरा रहेगा, मैंने मेरा पूरा प्रयास किया है और निस्वार्थ भाव से किया है, लेकिन फिर भी जो है लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है पॉइंट, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे जो कार्य करना है वो मैं कर रहा हूं, और विद्यार्थी मेरे प्रयास को समझते हैं और बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए, ये सारी बातें चलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम करना है वो करना है बस। अब साथियों शुरू करते हैं। अब आपको नोट्स मेकिंग, देखो राणा सांगा अपन पढ़ रहे हैं। पहली बात तो मुगलों से संघर्ष पढ़ना है, पूरी हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। दूसरी बात की सेकंड ग्रेड के लेवल को लेकर चलना है। अब जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं और पुरानी तैयारी कर रहे हैं, आरएस लेवल की कर रहे हैं, तो उन्हें ये कम लग सकता है, साइंस वालों को ये ज्यादा लग सकता है। लेकिन मैं एग्जाम के लेवल के हिसाब से चल रहा हूं, और मुझसे जो विद्यार्थी जुड़े हैं, इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आपको मैं अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ने नहीं दूंगा। इतना तो विश्वास आप कर ही सकते हो। और आपको मतलब स्तर पता चल रहा होगा, आप खुद जब क्लासेस देखते हो तो आपको खुद को स्तर पता चल जाता है, बुक्स देखते हो तो स्तर पता चल जाता है। तो इससे ज्यादा तो देखो एफर्ट किया भी नहीं जा सकता, और आपसे लेना मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ देना ही देना है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपको क्या चीज मिल रही है। अब देखो, राणा सांगा का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। इसका जन्म जो है 1482 में हुआ, हालांकि ये चीजें आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मुगलों से संबंध वाली चीजें आएगी। तो 1482 में पिता रायमल थे, मैंने बताया था कल आपको, 11 रानियां थी, 13 पुत्र, 2 पुत्रियां, ठीक है। तो पिता रायमल, माता रतन कुंवर, ये रतन कंवर के पुत्र थे। राज्याभिषेक जो हुआ वो मई 1509, और इस राज्याभिषेक से बीच में जो है स्टोरी बहुत चलती है, जो कल आपको कहानी सुनाई थी वही। उपाधियां इनकी जो है, हिंदू पद, सैनिकों का भग्नावशेष,
सिपाही का अंश, ये सारी इनकी मतलब उपाधियां है ये सारी, जिसमें से ये सैनिकों का भग्नावशेष और हिंदू पद बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सिपाही का अंश ये भी ध्यान रखें, ये सांगा की उपाधियां है, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो तीन के बीच में कंफ्यूज होते हैं लड़के, एक महाराणा प्रताप, एक कुंभा और एक सांगा, क्योंकि मेवाड़ इतिहास में ये तीनों ही बहुत दमदार शख्सियत है, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना हिंदू पद और ये सारी जहां आ जाए तो सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, क्योंकि 80 घाव लगे थे इनको, 80 घाव, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, फिर भी युद्ध लड़े, मतलब इतने, तो इसलिए ये सारी उपाधियां इनको मिली है। अब देखो समकालीन मुगल शासक कौन था? बाबर था, ठीक है, क्योंकि मुगलों से संबंध है इसलिए अपन टू द पॉइंट चल रहे हैं। समकालीन मुगल शासक आपको लिखना है बाबर। मुगलों से लड़े गए युद्ध बयाना और खानवा। अब क्योंकि मुगल शासक बताया, एक विद्यार्थी का कमेंट मैंने देखा था कि सर ये सल्तनत और मुगल इनमें क्या अंतर है, दोनों मुसलमान थे, फिर अंतर क्या है? देखो जहां पे सुल्तान होता था, ठीक है, वह कहलाया सल्तनत, और सल्तनत जो है आपके इब्राहिम लोदी तक चला। जब मोहम्मद गौरी आया तो मोहम्मद गौरी जब चला गया तो यहाँ पे मतलब गुलाम वंश, उसका जो दास था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां पे यहाँ की जो है राजकाज देकर, और वो जब मर गया तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में फिर इल्तुतमिश, और ऐसे जो है पूरी हिस्ट्री में ये इस तरीके से फिर वहां से सल्तनत काल शुरू होता है। सल्तनत काल शुरू होता है यानी कि सुल्तानों का काल। सुल्तानों का काल कहां तक चलता है? लोदी काल तक। इब्राहिम लोदी की जैसे ही मृत्यु हुई, बाबर ने हत्या की, तो इब्राहिम लोदी के बाद फिर मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है 1526 से, फिर मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है बाबर से। तो ये मुगल अलग है और सल्तनत अलग है। जब अपने सिलेबस में पढ़ते हैं ना अपन कि सल्तनत काल, अब जो सल्तनत के साथ में संबंध वाला है जो अपन पढ़ चुके हैं टॉपिक, और ये मुगल संबंध है तो राणा सांगा ऐसा व्यक्ति है, सल्तनत वाला भी है, इब्राहिम लोदी से युद्ध किए, और मुगल वाला भी है, बाबर से भी युद्ध किए। तो ये एक प्रश्न ये भी बन सकता है, देखो हाथों हाथ ही प्रश्न आ गया कि ऐसा राजस्थान का शासक कौन था जिसने सल्तनत काल के शासकों से भी युद्ध किया, मुगल काल के शासक से भी युद्ध किया? तो ये राणा सांगा दोनों से युद्ध किया, और सल्तनत काल में भी पढ़ा है राणा सांगा, और अब मुगल में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। चलो इसमें आपको एक ट्रिक बता दूं क्या, मतलब बीच में एक चीज मैं चलो बताता हूं आपको, वो ये है कि सल्तनत काल के जैसे क्रम याद रखना होता है ना, कई ये इतिहास में आपके वैसे कहीं ना कहीं काम आएगी, ये थोड़ी सी इसके हटके है। इसमें ऐसा है साथियों, ये ट्रिक याद रखें आप, गुलाब खिले तो सूंघ लूं महक। मेरे 8वीं तक के स्कूल में सब 8वीं तक के बच्चों को ये याद है, ट्रिक याद है, और यहां तक कि सल्तनत काल के शासक भी एक लड़के को तो पूरे पूरे याद है, क्रमों से याद करवा दिया उसको ट्रिक के साथ ही, और उसका वीडियो भी मैंने लगभग 3-4 महीने पहले चैनल पे डाला भी था। तो मतलब 7वीं 8वीं का बच्चा है, देख लो आप, जब वो याद कर सकता है तो आप तो उसके कितने आगे हो। अब क्या याद करना था इसमें कि उनका क्रम कैसे चलता है, तो गुलाब से था कि गुलाम वंश, पहले कौन से थे? गुलाम वंश थे, फिर खिलजी वंश आया, खिले यानी खिलजी वंश, खिले यानी खिलजी वंश, फिर आया तुगलक, क्या आया? तुगलक, फिर आया यहां से सैयद, सैयद वंश, फिर आया यहां से लोदी वंश, ठीक है, इब्राहिम लोदी, और ये फिर आया यहां से महक से मुगल वंश, और इस तरीके से क्रमशः जो है इनके वंश चले हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, लोदी, मुगल, और ये क्रमशः है। क्रमशः पूछते हैं वही ज्यादातर ट्रिक काम आती है, और ये याद की फिर इसके अंदर शासक पढ़े अपन ने व्यवस्थित तरीके से, तो किसने क्या काम किया है ये अच्छे से याद हो जाता है। और हिस्ट्री यही है, इतिहास क्या है, हिस्ट्री की मिस्ट्री ये है। देखो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लो, हाँ मेरा फोटो आवे तो छो आओ तो भले हाथे, अभी ले लो, फिर इसको मिटा दूंगा क्योंकि आपके सांगा वाली जो चीज है वो क्लियर दिखे, ठीक है, क्योंकि इसको मैं वापस इरेज कर रहा हूँ। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर डिजिटल बोर्ड ले लो, नहीं थे यार इतनी कहीं कंजूसी करो। देखो कंजूसी पैसों की नहीं है, पैसों की तो ऐसा है कि जब चैनल शुरू किया तभी ले सकते थे, माता जी का इतना आशीर्वाद तो है, लेकिन कंजूसी समय की है। यदि मैं यहाँ पे समय थोड़ा सा कंज्यूम करता हूँ तो क्लासेस ब्रेक हो जाती है, और ये जो है समय की चल रही है, थोड़ा सा सेटअप करना है उसको लगाने के लिए व्यवस्थित, क्योंकि इधर उधर फिर बाद में बार बार होता नहीं है ये समय की कंजूसी है, तो थोड़ा समय में मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कारण ये है साथियों कि
बुक्स राइटिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रात को 1-2 बजे तक ये काम चलता है मेरा। मैं आपको पूरा शेड्यूल बताता हूँ क्लास के बीच में। थोड़ा सा जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर बातें करने लगे, थोड़ी सी आप स्किप कर देना, सिस्टम आता आता है यूट्यूब का। लेकिन मैं जो है अपने दिल की बात सीधी विद्यार्थियों से करता हूँ, क्योंकि परिवार के सदस्य मानता हूँ। देखो सुबह उठता हूँ 5:30 बजे, ठीक है, सब अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होते सीधा बुक राइटिंग के लिए बैठ जाता हूँ। सारी चीजें जो है मेरे टेबल पे ही आ जाती है, नाश्ता वगैरह सब कुछ, पानी वानी गर्म होने अपने आप वो रख देते हैं। देखो मैडम भी सपोर्ट करते हैं, मदर भी सपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि बच्चों के लिए हित में कार्य कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आ जाती है। सीधा जैसे ही 1-2 घंटे राइटिंग के बाद में जो है उठता हूँ और नाश्ता वगैरह सब वहीं आ जाता है, सीधा नहाने जाता हूँ और नहाकर तैयार होकर सीधा सीधा गाड़ी लेकर अपने स्कूल निकल जाता हूँ। बीच में स्टाफ मिलते हैं, सभी साथ में जाते हैं, बढ़िया भाईचारा अच्छा है ईश्वर की कृपा से। तो फिर जाते हैं स्कूल। स्कूल में जो है वो पूरा समय फिर विद्यार्थियों के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। वहां पे तो फिर फोन भी कम ही यूज में लेते हैं, क्योंकि वो जो है समय उनके लिए। फिर देखो वो समय जो है बीच में वो काउंट नहीं होता, क्योंकि वो जो मेरी प्राथमिकता है तो वहां पे समय देना पहले जरूरी है। फिर जैसे ही 4 बजे छुट्टी होती है, 4:30 तक घर आते हैं, चाय कॉफी पीकर फिर वापस राइटिंग के लिए बैठ जाते हैं, या राइटिंग थोड़ी सी आधा पौन घंटा घंटे भर की करके और उसके बाद में फिर आ जाते हैं वापस स्टूडियो में। जो आपकी क्लास है, आपको आधे घंटे की जो क्लास मिलती है उसके लिए कम से कम मेरे 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे जाते हैं, क्योंकि उस क्लास शूट करने के बाद में एडिटिंग करनी होती है, एडिटिंग के बाद में अपलोड करनी होती है, अपलोड के बाद बहुत सारी मतलब इसके अंदर बहुत सारे छोटे बहुत सारे स्टेप हैं, और ये सारी चीजें जो है मैं सेल्फ करता हूँ। इसका थंबनेल बनाना होता है, थंबनेल के बाद में ये चीजें जो है चलती है। तो ये सारी चीजें साथियों चलती है और इसमें समय बहुत ज्यादा जाता है। फिर जहां से मैं क्लास लेके नीचे जाता हूँ तो फिर वापस वही थोड़ी सी वॉकिंग वगैरह करके आते हैं, और उसके बाद में खाने का समय, खाने के बाद में फिर वापस बुक राइटिंग के लिए बैठ जाते हैं, 12-1-2 बज जाते हैं। अब बताओ ये शेड्यूल रहता है, यदि इसमें थोड़ी सी भी कहीं भी कोताही की जाए, कंजूसी की जाए ना, तो या तो आपके पास में बुक देरी से आएगी, वहां देरी होगी, या आपकी क्लासेस में देरी होगी। कई विद्यार्थी कहते हैं, विद्यार्थी क्या परिचित मिलने वाले भी कहते हैं आप ईद का चांद हो गए, मिलते नहीं। कई मित्र नाराज चल रहे हैं, कईयों के मैसेज खोले को 4 महीने हो गए, वहां मैसेज की संख्या देखकर इधर लगता है इतने कब खोलूंगा, कितना समय जाएगा। ये जो नाराज है उन्हें मना लिया जाएगा बाद में, अभी जिस कार्य को कर रहे हैं उसको शिद्दत से किया जाए। थोड़ा सा बताया है ताकि विद्यार्थी समझे। अब विद्यार्थी कहते हैं ना सर कमेंट का, कई देखो कोशिश करता हूँ सबको जवाब दिया करूँ, लेकिन कई छूट जाते हैं। कई सोचते हैं सर विद्यार्थी के सर कमेंट का जवाब नहीं देते, कभी बहुत लेट देते हैं ऐसे। तो ये सारी सर आप समझते हो कि ये सारी चीजें जो है मैनेज करना थोड़ा आप जब भी मेरे जगह पर होते और मेरी जगह पर रखकर देखें कि ये चीज कैसे मैनेज की जा सकती है। और इसमें फिर वापस चुनौतियां बहुत सारी आती है साथियों। जब ऐसा काम किया जाता है ना लीक से हटकर, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां आती है, और इन चुनौतियों को मतलब फेस करना, हैंडल करना एक बहुत सकारात्मक दिमाग रख के करना पड़ता है। नहीं तो किसी एक प्रतिक्रिया का जवाब अपन देने जाते हैं तो 4 प्रतिक्रिया फिर वापस उलझ के रह जाते हैं। तो ये चीजें चलती रहेगी, जिंदगी है। वो कहते हैं कि जब तक जीना है तब तक सीना है, बस कोई टेंशन नहीं। आप विद्यार्थी मेरे साथ हो ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब देखो उत्तराधिकारी संघर्ष अपन ने कल पूरी की पूरी स्टोरी मैं समझा चुका हूं आपको। अब इनका भाई जो था पृथ्वीराज बहुत मतलब पावरफुल था, और मतलब कहता था तलवार के दम पर कि ये मैं तो शासक बनने के लिए ही जन्म लिया है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया का बताया था मैंने। इनकी बहन थी आनंदाबाई, लिख देना यदि लिखना चाहो तो। आनंदाबाई जगमाल से विवाह हुआ, परेशान करता था। अब आप अपने हिसाब से कैसे लिख सकते हो वो लिख देना, ठीक है। परेशान करता था, इसको उड़ना राजकुमार कहते हैं पृथ्वीराज को, ठीक है। कुंभलगढ़ में इसकी छतरी बनी हुई है। परेशान करता था, तो फिर ये वाली स्टोरी है, जगमाल ने इसको जहर देकर मार दिया, रास्ते में इसकी मृत्यु होगी। अब उससे पहले जो है सारंग देव को पृथ्वीराज मार चुका था, ठीक है, चाचा को। जयमल की हत्या राव सुल्तान ने कर दी थी, ठीक है। ये जयमल और ये सब उत्तराधिकारी संघर्ष में इनके विपक्ष में थे। अब बीमल गांव की चारनी ने भविष्यवाणी की थी, आपको बताया, वो शेर की खाल पर बैठ गया और फिर बाद में वो ये सारी स्टोरी। तो बीमल गांव की चारनी ने भविष्यवाणी की सांगा के शासक बनने की, तो सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की। ये आपको मतलब पॉइंट लिखा रहा हूं जिससे आपकी स्टोरी पूरी याद आ जाएगी। पृथ्वीराज की बहनोई जगमाल ने, पृथ्वीराज को बहनोई जगमाल ने मरवाया था। ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, सिसोदिया है, ये याद रखना, ठीक है। जयमल को राव सुल्तान ने मारा था, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी कोई समस्या आने वाली नहीं है।
सांगा ने जो है निर्वासित जीवन यानी कि वहां से भाग गया था, उसके बाद में अजमेर के श्रीनगर में जाकर जो वहां पे मिला उसे करमचंद, और करमचंद के यहाँ पे वहां पे निर्वासित जीवन बिताया था। और करमचंद के वहां मैंने आपको स्टोरी बताई पूरी, वो नाग आता है, धूप की किरण आती है, उसको रोकता है, फिर जो है उसकी पुत्री से विवाह करना पड़ता है, और ये सारी चीज होती है। तो यहां तक आप अभी नोट करो, फिर अपन चलते हैं अगली स्लाइड में। और ये नोट्स जो है व्यवस्थित रूप से बनाना, सीक्वेंस टूटे नहीं, ठीक है, इन्हें नोट करो, फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देखो खानवा और बयाना स्टोरी पूरी कल बता चुका हूं, तो यहाँ पे ये है कि बयाना के युद्ध की आपको स्टोरी बताई थी, तो वहां पे डेट याद रखनी है आपको। और मेन क्या है कि इसकी डेट में और खानवा की डेट में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज कैसे नहीं होना है, एक डेट याद रखनी है 16 फरवरी, ठीक है, यूं ध्यान रख लीजिए कि गुरुजी जन्मदिन 14 फरवरी है, अभी के 2 दिन बाद बयाना युद्ध हुआ, ठीक है। और 14 फरवरी सबने याद रहे मातृ पितृ पूजन दिवस है। कई जना कहे कि सर थे वैलेंटाइन डे भूल गा, और भूलिया कौन, बतावे जो यूं ही है, वैलेंटाइन डे किन जिक्र करा ज्यादा मैडम करा, बाकी सब करने का मतलब, बाकी मातृ पितृ पूजन दिवस सब जिक्र कर सका, ठीक है नहीं। तो 16 फरवरी 1527, ठीक है, ये डेट याद रखना। पर करना क्या है, +1 यहाँ भी करना है और +1 यहाँ भी करना है। +1 यहाँ करोगे तो 17 हो जाएंगे, +1 यहाँ करोगे तो दूसरा महीना तो तीसरा हो जाएगा मार्च, और 1527 ऐसे कैसे रहेगा। तो ये ध्यान रखना 16 फरवरी, ये 17 मार्च, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। बयाना और खानवा के युद्ध की डेट आपको याद हो गई है। अब देखो पाती पेरवण के तहत मैंने बताया था कि पूरा एक तरह से पूरा राजस्थान ही सांगा के साथ में युद्ध किया था, जितने भी शासक थे उन्होंने। तो पाती पेरवण के तहत उनको इकट्ठे किए थे, एकत्र किए थे, एक ऐसा ये पहल की थी इसने, ठीक है। तो अब उसमें कौन लड़े ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पूरे इंपॉर्टेंट है, ये व्यवस्थित लिखना। और वैसे तो देखो बुक में, अपनी जो बुक है गाइड है उसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने बुक नहीं ली है तो उसको मैं लिखाऊं नहीं, क्योंकि मेरे लिए सभी विद्यार्थी समान है, बुक भी विद्यार्थियों के अच्छे के लिए लिखी है, तो ये जरूर लिख लेना इनको, ये बहुत काम के हैं आपके। मैंने इनको साथ में ये भी बताया कि कहाँ के है, ठीक है ना। तो मेव शासक हसन खां मेवाती सांगा की तरफ से लड़ा, अफगान महमूद लोधी सांगा की तरफ से लड़ा, मारवाड़ का राव गांगा और इसका पुत्र मालदेव, और इनका विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये पिता पुत्र की जोड़ी, एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी थी जो यहाँ पे लड़े थे, ठीक है ना। फिर बीकानेर का देखो राव जैतसी और कल्याणमल लड़े, आमेर का कछुआ पृथ्वीराज लड़ा, रायसीन का सलेदी तंवर लड़ा, सिरोही का अखेराज, एक जालोर का अखेराज था वो भी लड़ा था, चंदेरी का मेदिनी राय, ध्यान रखना क्योंकि बाबर बाद में इस मेदिनी राय चंदेरी पर आक्रमण किया था, मेदिनी राय से लड़ा था, सलूम्बर का रावत रतन सिंह, जगनेर का अशोक परमार, ये सब लड़े। अब जगनेर का जो अशोक परमार था, इसको इस युद्ध में लड़ने के लिए ही सांगा ने बिजोलिया की जागीर दी थी, है ना। और सलूम्बर के रतन सिंह को की स्टोरी आप जानते हैं, यदि नहीं जानते या जानते हैं दोनों, ये सलूम्बर का रतन सिंह कौन सा वाला है और इससे इतिहास का कौन सा तथ्य जुड़ा हुआ है, ये आपके लिए टास्क है, बताएंगे आप सब कि इसको सलूम्बर के रतन सिंह की क्या कहानी है या इसको क्यों याद रखा जाता है, ठीक है, ये बताना थोड़ा सा मुझे। अब देखो काबुल के ज्योतिष ने, जो मोहम्मद शरीफ था, उसने ये घोषणा कर रखी थी कि वो बच्चन का तारा अस्त है और बाबर नहीं जीतेगा, ऐसे ऐसे। अब वो शराब के प्याले तोड़े, तमगा कर का कहा, वो सब आपको ध्यान रखना है, वो इतना इस सिलेबस के अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना लेकिन। तो उसने बाबर के हार की भविष्यवाणी की, ठीक है। खानवा युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया, उसके बाद जिहाद की घोषणा की कि ये जिहाद है, धर्म युद्ध है, कुरान की कसम दिलाई वगैरह ये सब, ठीक है। फिर देखो युद्ध हुआ पूरा भी बताया कि ये पक्ष कमजोर हुआ, वो पक्ष कमजोर हुआ, तुलुकमा पद्धति, तोप खानों का प्रयोग वगैरह, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसमें फिर क्या हुआ कि घायल हो गया आपने सांगा, तो सांगा को घायलावस्था में कहां ले गए, बसवा दौसा ले लिया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घायल होने के बाद सांगा को कहां ले गए, बसवा कहां है, दौसा में, ठीक है। अब हालांकि तत्कालीन बसवा जयपुर के अंदर आता था, लेकिन अब जो है वर्तमान दौसा के अंदर है, ठीक है। काठियावाड़ के झाला अज्जा ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ झाला अज्जा है, प्रताप के समय झाला विदा आएगा, ठीक है। तो काठियावाड़ के, हलवद भी कहते हैं इस काठियावाड़ को, काठियावाड़ के झाला अज्जा ने जो है राजकीय चिन्ह धारण किए और सांगा की जगह लड़ा था। तो कुछ देर तक जो सैनिकों का मनोबल बना रहा, फिर उसके बाद में पता चल गया तो फिर मनोबल टूट गया। तो ये काठियावाड़ का ये ध्यान रखें कि झाला अज्जा था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और खानवा युद्ध के गद्दार कौन थे, खानवा युद्ध के गद्दार थे सलदी तंवर और खानजादा नागौर का। अब गद्दारी कैसे की,
आपको कि गुरुजी कल बताया तो नहीं, शायद मेरे दिमाग में निकल गया होगा ये। गद्दारी मतलब ऐसी कोई गद्दारी ऐसे नहीं थी, लेकिन इनको एक मोर्चे से हमला करना था जिसके लिए सांगा आश्वस्त था कि वहां से ये हमला करेंगे, लेकिन इन्होंने जो है हमला नहीं किया, और यही गद्दारी थी यहाँ पे सलदी तंवर की, ये गद्दारी थी। तो इन दोनों ने जो है हमला नहीं किया, और ये जो है खानवा युद्ध के गद्दार माने जाते हैं। फिर देखो सामंतों द्वारा सांगा को फिर कहाँ ले गए, कालपी में। फिर मैंने आपको बताया कि वो बहुत जिद कर रहा था, फिर जैसे ही थोड़ा ठीक होता कि मैं वापस बदला लूंगा, ये करूंगा, तो सामंतों ने डिसीजन लिया मेवाड़ के हित में कि अब युद्ध जो है मेवाड़ के लिए हितकारी नहीं है, इस समय नहीं लड़ा जा सकता। तो सांगा भी मानने को तैयार नहीं। फिर सामंतों ने ये डिसीजन लिया कि सांगा को जो है जहर देकर मार दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मेवाड़ सुरक्षित बच जाएगा, और यही कारण था। तो पूछा जाए कि सांगा को विष कहाँ दिया गया, तो कालपी में सांगा को विष दिया गया। अब ये बसवा दौसा में है ना, सांगा का स्मारक बना हुआ है, मांडलगढ़ में छतरी बनी हुई है। ये चीजें भी आपको मैं लिखवा देता हूं ताकि आपके नोट्स बढ़िया तरीके से बन जाए। ये स्लाइड आपकी तैयार हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया तरीके से लिख दो, फिर मैं आपको अगली स्लाइड देता हूं, अंतिम स्लाइड दे देता हूं, ठीक है। अंतिम स्लाइड है साथियों, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, सांगा हो गया अपना, इसके बाद अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप, जब सांगा में आपको इतना मजा आया है, महाराणा प्रताप का अंदाज लगा सकते हैं। पूरी की पूरी पिक्चर बता दूंगा पूरी आपको हल्दी घाटी की, ठीक है। कोशिश मेरी तरफ से बेस्ट करूंगा कि अच्छा प्रदर्शन कर सके और आपको समझ में आ जाए, कुल मिला के समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ कि युद्ध हो गया, सांगा हार गया, बाबर विजयी हो गया, सब कुछ है। अब लास्ट स्लाइड है ये, और लास्ट में क्या है कि एक कोटेशन याद रखना, यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो विजय निश्चित थी। ये किसने कहा, ये ध्यान रखो, एल्फिंस्टन। ऐसे जो प्रश्न होते हैं जो अब तक देखे नहीं गए, वो आने वाले समय में देखे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये एक कोटेशन आपको याद रखना पड़ेगा, हालांकि वन लाइनर में भी मिलेगा, ये मैं ऐड कर चुका हूं इसको। यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे नहीं बढ़ जाता तो विजय निश्चित थी, किसने कहा, एल्फिंस्टन ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखें। फिर राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे छतरी भी यही है, हालांकि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, फिर भी छतरी भी यही है। राणा सांगा का स्मारक बसवा दौसा के अंदर है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ कहाँ है, ये ध्यान रख लेना, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। जहर कहाँ दिया था, कालपी में दिया था, ठीक है ना। काल जहर कालो है, वो ध्यान रखना, काल, ठीक है, कालपी में दिया था। राणा सांगा के बाद राणा रतन सिंह थोड़े समय के लिए शासक बना, फिर विक्रमादित्य बना। विक्रमादित्य जो है इस समय उम्र कम थी, तो कर्मावती ने यहाँ पे पूरा जिम्मा संभाला था। फिर आपको यदि नहीं भी पता हो तो बता दो कि दूसरा शाखा जो था ये विक्रमादित्य और उदय सिंह थे, इनको इनके ननियाल बूंदी भेज दिया था, और दूसरा शाखा यहाँ पे हुआ था, हुमायूं को राखी भेजी थी वगैरह वगैरह, ऐसी स्टोरी है पूरी। तो ये चीज है आपके सांगा से संबंधित, वो यहाँ पे आ गई है पूरी तरीके से, और सांगा आपके पूरा हो गया है। मेरी तरफ से मैंने इसमें कुछ कमी नहीं रखी है, लेकिन पढ़ने का दायरा देखो, ज्ञान अनंत है, ज्ञान अथाह है, जितना पढ़ो उतना कम है। जब इतना पूरा कंठस्थ हो जाए तो इसके बाद में आप दायरा बढ़ा सकते हो, कोई मना नहीं, लेकिन पहले ये कंठस्थ होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, याद नहीं होता है और पहले दायरा बढ़ाने में रहते हैं और वहां गलती करते हैं। पहले आप उसका बेसिक क्लियर करें, बेसिक से भी ज्यादा है ये चीजें, मतलब लेवल आपके लेकर चल रहा हूं मैं, और ये याद है, फिर आप दायरा कितना ही बढ़ा सकते हो। पहली प्राथमिकता आपको ये याद करनी है, ठीक है। अब साथियों, जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं क्लास के प्रारंभ में बता चुका हूं आपको, और 1-2 दिन के अंदर ही आपको दे दूंगा आपके लिए, मतलब वास्तव में आप मानोगे इस चीज को कि वास्तव में गुरुजी एफर्ट ये किया है, और कैसा किया है वो मानोगे। दूसरी, वन लाइनर से संबंधित बहुत कमेंट आ रहे हैं साथियों, वन लाइनर अंतिम पड़ाव में चल रही है, मात्र 2-3 टॉपिक रह गए हैं मेरे लिखने के, और मेरी तरफ से पूरा एफर्ट उसके अंदर, वो मतलब ऐसी बुक होगी जो राजस्थान के हर विद्यार्थी के हाथ में होगी, यही मेरा सपना है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी पुस्तक है इसलिए होनी चाहिए, वो इसलिए है कि उसके अंदर बहुत बेहतरीन जानकारी का संकलन किया गया है, और उसका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण सीधा के सीधा विद्यार्थी को याद करवाने वाला है। फैक्ट टू फैक्ट है, ज्यादा बड़ी बात कहूंगा नहीं, लेकिन जहां तक मैं
उस पर काम कर रहा हूँ, और मैंने भी देखो बहुत सारी किताबें देखी है, लेकिन मुझे ऐसी किताब नहीं मिली है। मेरे जो स्टाफ साथी हैं उन्होंने, मैं जिस जिस चीज की आपके सिलेबस की वन लाइनर लिख रहा हूँ ना, उन चीजों को उन्होंने अभी पढ़नी बंद कर दी है और इंतजार कर रहे हैं सिर्फ उसके पब्लिश होने का, कि जब ये पब्लिश होगी तो हम तो सिर्फ ये ही पढ़ेंगे। और इतना मतलब उन्होंने इतना विश्वास जताया, मतलब उनको तो पता है कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। 5 से 7 बुक्स ऑथेंटिक, आरबीएससी, एनसीईआरटी, सभी चीजों का समावेश करके अनावश्यक सामग्री को हटाकर फैक्ट टू फैक्ट चीज जो है वो आपके सामने आएगी। और जब आएगी तो डेफिनेटली सर्दी में भी गर्मी बढ़ जाएगी, ये बात पक्की है। तो इंतजार करें, सब्र करें, इंतजार करोगे तो परिणाम बेहद, और उसके बारे में तो मैं विश्वास से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि वह आपके लिए बिल्कुल मील का पत्थर, ब्रह्मास्त्र साबित होगी। हालांकि मैं हर चीज में एफर्ट पूरा देने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा और भी ज्यादा एफर्ट दिया गया है। तो जैसे देखो, पहला पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वन लाइनर का, उसके अंदर पूरा राजस्थान, जैसे टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है पहले पार्ट की, वैसे ही वन लाइनर भी मिलेगी। तो पहले पार्ट के अंदर आपको उसके अंदर पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री, कल्चर, सारी चीजें, मतलब राजस्थान की वो चीज है। अब वो सिर्फ सेकंड ग्रेड के ही काम नहीं आने वाली है, सिलेबस पूरा सेकंड ग्रेड का है, लेकिन वो रीट वाले विद्यार्थियों के, वो कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों के, वो वीडियो की तैयारी करने वाले, यहाँ तक कि आरएस जो नई आने वाली है प्री, उसकी तैयारी करने वालों के लिए भी वो सबसे बेहतर साबित होगी। आप देखेंगे खुद, और फिर आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। तो ये वो चीज है। फिर दूसरा पार्ट, पहले पार्ट पर काम करते करते मुझे 4.5 महीने हो गए, तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर क्या एफर्ट होगा और वो क्या धमाका होने वाला है। और दूसरा जो पार्ट है वो अभी शुरू भी नहीं किया, क्योंकि पहला पार्ट कंप्लीट होगा, फिर दूसरा पार्ट मैं लूंगा और उसमें भी पूरा एफर्ट देने के प्रयास करूंगा। हालांकि ये 4.5 महीने इसलिए भी लंबे हुए कि बीच में अदर प्रोजेक्ट भी आ गए, उन पे भी समय देना पड़ा। तो ये चीज चलती है, क्योंकि सभी के अंदर देखो एफर्ट पूरा देना पड़ता है। हालांकि इसमें वर्कलोड मेरा बढ़ता है, लेकिन प्रयास करने में मुझे मजा आता है। तो ये चीज है, आप लोगों की दुआएं हैं, सहयोग है, इसीलिए कर पाते हैं, नहीं तो मैं क्या चीज हूँ, ऐसी कोई तोप तो हूँ नहीं। तो यही है, बस चलता है, जो दिल में आता है वो कह देता हूँ क्लास में आपको, और आप भी बढ़िया प्रेम दे रहे हो। तो ये साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो जानकारी थी वो दे दी। और हाँ, वन लाइनर में जो विद्यार्थी कह रहे थे कि समय कितना लगेगा, अभी लगेगा, भाई महीना भर आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार करें, सब्र करें, सब्र का फल आपका बहुत मीठा, नहीं मीठे से भी बढ़कर होने वाला है, शुगर नहीं हो जाएगा, ध्यान रख दो, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, और उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, ये तो बाकी रह गया, मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।